आज हम चलते हैं प्राचीन ग्रीस में और बात करते हैं दो ऐसे जबरदस्त विचारकों की जिनके आइडियाज को ट्रायल पर डाल दिया गया। एक पर फैसला सुनाया खुद इतिहास ने और दूसरे पर एक असली अदालत ने। तो ज्यादा खतरनाक क्या है, एक ऐसा आइडिया जो गलत है या एक ऐसा आइडिया जो सही है? इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इसके लिए हम देखेंगे दो महान दार्शनिकों की कहानियां, और ये कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है डेमोक्रिटस और दूसरी तरफ सुकरात। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रिटस की, एक ऐसा दार्शनिक जिसका आइडिया कह सकते हैं अपने वक्त से इतना इतना ज्यादा आगे था कि उस पर मुकदमा चलाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद हिस्ट्री थी। डेमोक्रिटस अपने इस सिद्धांत तक पहुंचे कैसे? एक बड़े ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट से। जरा सोचिए, अगर किसी चीज को बार बार आधा काटा जाए, फिर आधा, फिर और आधा, तो क्या एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब उसे और नहीं काटा जा सकता? बस यही जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है ना, उसी को उन्होंने नाम दिया एटमॉस। लेकिन डेमोक्रिटस के इस रेवोल्यूशनरी आइडिया के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था, और वो थे अरस्तु। देखिए, अरस्तु के जो विचार थे ना, वो लोगों को ज्यादा प्रैक्टिकल लगते थे, ज्यादा समझ में आते थे। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों की बात करते थे जो हर कोई अपनी आंखों से देख सकता था। उनका सीधा साधा कहना था कि भाई, दुनिया सिर्फ 4 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। और हुआ ये कि अरस्तु की सोच ही उस दौर में जीत गई। अब जाहिर सी बात है, लोग अपनी आंखों से फल को सूखते हुए देख सकते थे, ज्वालामुखी को फटते हुए देख सकते थे। ये सब तो एकदम ठोस सबूत लगते थे। दूसरी तरफ डेमोक्रिटस के एटम, वो तो बस एक आइडिया था, एक लॉजिक था। उन्हें साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था उस जमाने में। तो फिर हिस्ट्री की अदालत का फैसला आया, और फैसला ये था कि डेमोक्रिटस के आइडिया को सजा-ए-गुमनामी दी जाती है। वो भी कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 2000 साल के लिए। सोचिए, इतनी लंबी सजा के बाद 20वीं सदी में जाकर साइंस ने फाइनली ये साबित किया कि डेमोक्रिटस, वो तो सही थे। अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, और ये केस एक आइडिया का नहीं है। ये केस है एक इंसान का, एक ऐसे इंसान का जिस पर मुकदमा चला, और वो इंसान थे रहस्यमय सुकरात। वही दार्शनिक जिसने, कमाल की बात है कि अपने पीछे एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जो मशहूर लाइन है ना, ये सुकरात के पूरे फिलॉसफी का आप कह सकते हैं सार है। और जैसा कि डेल्फी के ऑरेकल ने भी इशारा किया था, शायद यही उनकी असली बुद्धिमानी का राज था। तो सुकरात का सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई तलवार नहीं, उनके हथियार थे सवाल। वो बस सवाल पूछते जाते थे, और सवालों की बौछार से किसी की भी सोच की कमजोरियों को सामने ले आते थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्याज की परतें एक एक करके उतारना, जब तक कि अंदर कुछ ना बचे। और उनकी इस कला का, उनके इस मेथड का एक बहुत जरूरी हिस्सा था व्यंग्य। वो अक्सर ऐसा दिखाते थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बड़े भोले भाले बन जाते थे। और ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि सामने वाले का घमंड टूट सके। लेकिन उनकी ये आदत, ये लगातार लोगों को सवालों से घेरना, उन्हें असहज करना, ये एथेंस के बहुत से लोगों की नज़रों में धीरे धीरे एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। और ये खतरा जो लोगों को महसूस हो रहा था, आखिरकार सुकरात को कटघरे तक ले ही आया। ये एक दार्शनिक और उसके अपने ही शहर के बीच एक जबरदस्त, कह सकते हैं हाई स्टेक्स कॉन्फ्रंटेशन का मोमेंट था। तो साल था 399 BC, जगह थी एथेंस की अदालत, और सुकरात की किस्मत का फैसला कौन करने वाला था? कोई एक्सपर्ट जज या वकील नहीं, बल्कि उनके ही जैसे 501 आम एथेनियन नागरिक। तो आरोप क्या थे सुकरात पर? 2 बड़े आरोप थे। पहला, शहर के देवताओं में आस्था न रखना, और दूसरा, नौजवानों को गुमराह करना, उन्हें भटकाना। अब ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे, ये बहुत ही गंभीर इल्जाम थे, जिनकी सजा सीधी मौत थी। और इससे यह भी पता चलता है कि लोग उनके इन्फ्लुएंस से, उनके असर से कितना ज्यादा डरने लगे थे। और यहीं पर यह पूरा मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सुकरात को देखने के 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ कुछ लोग उन्हें फ्री स्पीच का शहीद मानते हैं, एक ऐसा इंसान जो सच के लिए मारा गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, एक तरह का देशद्रोही जो अपने ही शहर को अंदर से कमजोर कर रहा था। और दोनों ही तरफ के तर्कों में काफी दम है। तो चलिए अब इन दोनों ट्रायल्स को एक साथ रखकर देखते हैं और तुलना करते हैं कि इनके फैसले और इनकी विरासतें एक दूसरे से कितनी अलग थीं। तो वर्डिक्ट्स, फैसले बिल्कुल अलग थे।
एक तरफ डेमोक्रिटस, जिन्हें हिस्ट्री की अदालत ने गुमनामी की सजा सुनाई, और दूसरी तरफ सुकरात, जिन्हें 501 नागरिकों की जूरी ने दोषी पाया, करीब 280 वोटों से 221 के मुकाबले, और उन्हें जहर पीकर मरने का हुक्म सुनाया गया। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प विडंबना है। जरा सोचिए, डेमोक्रिटस के आइडिया को फिर से जिंदा होने के लिए एक तरह से मरना पड़ा, गुमनामी में जाना पड़ा। वहीं सुकरात को अपने आइडियाज को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए खुद मरना पड़ा। उनकी मौत ने ही उन्हें अमर बना दिया, खासकर उनके स्टूडेंट्स प्लेटो और ज़ीनोफॉन के लिखे टेक्स्ट्स के जरिए। तो ये दोनों कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये सवाल ज्ञान के बारे में है। आखिर जानने का मतलब होता क्या है? एक बहुत पुरानी कहावत है, खुद को जानो। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि जानने का मतलब क्या है? क्या ये जानना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब दिमागी तौर पर खुद को समझना? या फिर जानने का मतलब कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ सोचा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है? और शायद यहीं सुकरात की असली विरासत छिपी है। वो हमें कोई जवाबों की लिस्ट देकर नहीं गए, वो तो हमें एक तरीका, एक मेथड देकर गए, सवाल पूछने का तरीका, एक ऐसा पावरफुल टूल जो आज भी हम सबको अपनी जिंदगी और अपने बिलीव्स पर सवाल उठाने के लिए चैलेंज करता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। डेमोक्रिटस ने पूछा था कि ये दुनिया किस चीज से बनी है, और सुकरात ने पूछा कि हमें इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे इस दौर में इन दोनों में से कौन सा सवाल ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मायने रखता है।